एक्सरसाइज 2.2 में जो हमारे पास टॉपिक्स हैं, सबसे पहली बात तो ये है कि हमें ए आई जे जो है इसको समझने की ज़रूरत है। इनफैक्ट ये किसी मैट्रिक्स के जनरल एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है जिसमें आई रो का नंबर है और जे जो है वो कॉलम का नंबर है। अब मिसाल के तौर पर मेरे पास ए जो है वो 3x2 मैट्रिक्स है, तो इसका मतलब है कि उसमें 3 रोज़ हैं और 2 कॉलम्स हैं। तो मैं इसको जनरली तो अगर यूँ लिखूँ तो ठीक है, लेकिन जब मैं इसको डिटेल में लिखता हूँ तो मेरे पास मुझे अब इसमें 3 रोज़ बनानी और 2 कॉलम्स इसमें होने चाहिए। तो A11, A12, A21, A22, A31, A32, इस तरीके से मैं इसको सबस्क्रिप्ट जो है वो डिस्ट्रीब्यूट करूँगा। तो यहाँ पे हमारे पास जो नीचे ये आई और जे लिखे होते हैं, ये रो नंबर और कॉलम नंबर को असाइन करने के लिए होते हैं। अब हमारे पास अगर 2x2 का मैट्रिक्स हो तो A11, A12, A21, A22 पे आके ख़त्म हो जाएगा। अगर 3x3 का मैट्रिक्स है तो A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33, इस तरीके से हम ये जो सबस्क्रिप्ट है वो असाइन कर सकते हैं। अब हमारे पास जो पहले सवाल के अंदर आई और जे के दरमियान जो रिलेशनशिप गिवन है, मिसाल के तौर पर वो कहता है कि जी I² माइनस जे। तो इसका मतलब ये है कि मैं जब ये पहला एलिमेंट लिखूँगा तो मैं कैसे लिखूँगा, 1 का स्क्वायर माइनस 1। दूसरा एलिमेंट जब लिखूँगा A12 तो उसको कैसे लिखूँगा, I² यानी कि 1 का स्क्वायर माइनस जे की वैल्यू क्या है 2। तो इस तरीके से वो आई और जे के दरमियान रिलेशन बना के और हमें कह रहा है कि ये जो हमारे पास एलिमेंट्स हैं जिनके हमने सबस्क्रिप्ट लिखे हुए हैं उनको हम इसमें लिखें। तो क्वेश्चन 1 और 2 में जो है वो बुनियादी तौर पर यही बात हो रही है कि आई और जे में रिलेशनशिप वो हमें देगा, मैट्रिक्स का ऑर्डर भी हमें देगा, उसमें कितनी रोज़ हैं कितने कॉलम्स हैं उनके हिसाब से हम इनके सबस्क्रिप्ट जो है वो बनाएंगे और फिर आई और जे में जो रिलेशनशिप बनेगा उसके मुताबिक उसको फाइंड करके यहाँ पर इसको टैबुलेट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में और आगे के सवालात में मैट्रिसेस की एडिशन की बात हो रही है, मल्टीप्लिकेशन की बात हो रही है। तो एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के बारे में जो बुनियादी बातें हैं उनको समझ लेते हैं। एडिशन में हम कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड करते हैं। मिसाल के तौर पर ये दो मैट्रिसेस हैं, तो जब मैं ऐड करूँगा तो 1 को सिर्फ 5 के साथ करूँगा, 6 के साथ नहीं करूँगा। 2 को सिर्फ 6 के साथ करूँगा, 7 के साथ नहीं करूँगा। 3 को 7 के साथ ऐड करूँगा, 4 को 8 के साथ ऐड करूँगा। इनको हम कहते हैं कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स की एडिशन। तो एक तो ये है कि जब दो मैट्रिसेस ऐड हो रहे हों तो ऐड के लिए ऑर्डर का सेम होना ज़रूरी है, यानी कि जो नंबर ऑफ़ रोज़ और कॉलम जो है वो फर्स्ट मैट्रिक्स में होंगी वही सेकंड मैट्रिक्स में होंगी, तभी हम कॉरस्पॉन्डिंग मैट्रिक्स को आपस में प्लस या अगर माइनस का दो मैट्रिक्स जो है वो एक दूसरे से माइनस किए जा रहे हैं तो ज़रूरी है कि ऑर्डर सेम हो। अगर ऑर्डर सेम नहीं होगा तो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स बनेंगे ही नहीं, और जब कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स नहीं बनेंगे तो फिर हम एडिशन या सब्ट्रैक्शन नहीं कर सकते। तो एडिशन के लिए ये जो है वो ज़रूरी चीज़ है कि दोनों मैट्रिक्स में रोज़ की तादाद और कॉलम्स की तादाद हमारे पास बराबर हो। क्वेश्चन नंबर 4 में मल्टीप्लिकेशन की बात हो रही है, इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स की बात हो रही है। तो बात यह है कि दो मैट्रिसेस आपस में मल्टीप्लाई हो सकते हैं 1 2 3 4 और यहाँ पे 5 6। तो अगर मुझे इन दो मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करना है तो पहले रो को पहले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और जो आंसर है वो इकट्ठे करके लिखेंगे। 1 5 ज़ार 5, 2 7 ज़ार 14। इसी तरह से अब पहले रो को दूसरे कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे और जवाब पहली रो में फासले पे लिखेंगे। 1 6 ज़ार 6 और 2 8 ज़ार 16। उसके बाद जब पहले रो का आगे तीसरे कॉलम से मल्टीप्लाई करना था वो है ही नहीं, अगर होता तो हम यहाँ पे मज़ीद फासले पर उसका आंसर लिखते। फिर दूसरे रो को दूसरे पहले कॉलम के साथ, तो 3 5 ज़ार 15 और 4 7 ज़ार 28। इसके बाद दूसरे रो को दूसरे कॉलम के साथ, तो 3 6 ज़ार 18 एंड 4 8 ज़ार 32। इनको हम सिंप्लीफाई करके आंसर लिख लेंगे। तो रोज़ को कॉलम्स के साथ मल्टीप्लाई करना है
और इसमें हमारे पास जो ज़रूरी बात है वो ये है कि पहले का अगर मैं ऑर्डर लिखूं और दूसरे का अगर ऑर्डर लिखूं तो पहले के नंबर ऑफ़ कॉलम्स जो हैं वो दूसरे के नंबर ऑफ़ रोज़ के बराबर होने चाहिए, या दूसरे अल्फाज में मीन्स बराबर होने चाहिए, तब मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होगी। और जो हमारा आंसर आएगा उसके जो पहले मैट्रिक्स के रोज़ की तादाद है और आखिरी मैट्रिक्स के दूसरे मैट्रिक्स के जो कॉलम की तादाद है वो हमारी रिज़ल्टिंग मैट्रिक्स, यानी कि हमारा रिज़ल्टिंग मैट्रिक्स भी 2x2 का इस केस में होगा। तो इस तरीके से हम चेक भी कर सकते हैं कि मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल भी है कि नहीं, और दूसरा ये भी देख सकते हैं कि हमारे आंसर का जो ऑर्डर है वो क्या आएगा। इसके अलावा जो बात समझने की है वो इन्वर्स को समझने की है कि मेरे पास अगर यहाँ पे 1 2 3 4 और ए लिखा और यहाँ पे लिखा हुआ है 5 6 7 8 और मुझे ए की वैल्यू निकालनी है, तो ये मैट्रिक्स दूसरी तरफ जाके इसका हमें इन्वर्स लेना होगा। तो ए जो है वो 1 2 3 4 और इसका इन्वर्स और 5 6 7 8। अब इसमें ऑर्डर जो है वो मैटर करता है, यानी कि हम ये नहीं कर सकते कि इसका इन्वर्स दूसरी तरफ जाके हम राइट साइड पे ले लें। अगर लेफ़्ट साइड पर ये वैल्यू ए के साथ मल्टीप्लाई हो रही है तो दूसरी तरफ इसका इन्वर्स भी लेफ़्ट साइड पर होगा, और अगर ये ए के साथ राइट साइड पे मल्टीप्लाई हो रहा है तो दूसरी तरफ इसका इन्वर्स भी राइट साइड पे होगा। उसके बाद ए इन्वर्स का भी हमारे पास फार्मूला है 1/a डिटर्मिनेंट इनटू एडजॉइंट ऑफ ए। तो वैसे तो ये चीज़ें आप लोगों ने मैट्रिक लेवल पे सीखी होंगी, हम सिर्फ उसको रिकॉल कर रहे हैं। एडजॉइंट में हम यहाँ पे अगर 2 रोज़ बना दें तो पहले रो के एलिमेंट्स को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, 1 4 ज़ार 4 माइनस दूसरे रो एरो के एलिमेंट्स को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, 3 2 ज़ार 6 और इनके बीच में माइनस का साइन। तो पहले रो के एलिमेंट को मल्टीप्लाई करना है, फिर माइनस लगाना है और फिर दूसरे एरो के एलिमेंट्स को आपस में मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पे पहले एरो के एलिमेंट्स की पोजीशन चेंज, यानी कि 4 1 की जगह 1 4 की जगह, और दूसरे एरो के एलिमेंट्स का साइन चेंज। यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, तो 2 को -2 कर दूंगा और 3 को -3 कर दूंगा। इसे हम इन्वर्स कहते हैं। और इसके साथ ये जो 5 7 और 6 8 वगैरह है ये एज इट इज़, और फिर हमें मल्टीप्लाई करने का जो है वो प्रोसेस आता है, उसके ज़रिए से हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो मल्टीप्लाई करना, इन्वर्स निकालना, ये बेसिक जो है वो ऑपरेशंस हैं जो कि हमने मैट्रिक लेवल पे सीखे हुए हैं, और अब जो है इस लेवल पे हम हाई ऑर्डर मैट्रिसेस के लिए भी इनको कर सकते हैं। लेकिन अगर हमारे पास 3 0 2 2 1 0 x, जिस तरह हमारे पास क्वेश्चन 4 का सेकंड पार्ट है, इसमें अब इसका इन्वर्स नहीं ले सकता, क्योंकि इन्वर्स लेने की खातिर हमारे पास मैट्रिक्स का स्क्वायर होना ज़रूरी है। तो ऐसी सूरत में मैं x को जो है वो मल्टीप्लिकेशन के हिसाब से सपोज करके जो राइट साइड का मैट्रिक्स है उसके मुताबिक x की वैल्यू लेके इन दोनों को मल्टीप्लाई करूँगा और फिर कॉरिस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को कंपेयर करके इक्वेशंस बनाऊँगा और x की वैल्यू को फाइंड करूँगा। यानी कि जिस तरह से यहाँ पे हमने a की वैल्यू निकाली है कि इसको दूसरी तरफ ले जाके इसका इन्वर्स लिया है, यहाँ पे इस मैट्रिक्स का इन्वर्स पॉसिबल नहीं है। x को हमें सपोज करना पड़ेगा डिपेंडिंग ऑन दी राइट साइड के रिजल्टिंग मैट्रिक्स हमारा क्या है, और उसके बाद जो है फिर हम कॉरिस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को कंपेयर करके अपना जो अननोन मैट्रिक्स है उसको फाइंड कर सकते हैं। इसके बाद जो मेरा ख्याल है अहम चीज़ समझने की है वो सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक है। एक तो ये है कि हमारे पास अगर एक मैट्रिक्स है 1 2 2 3, आप इसका ट्रांसपोज लेते हैं, ये टी से मुराद होता है ट्रांसपोज। ट्रांसपोज में क्या करते हैं, पहले रो को पहला कॉलम बना देते हैं और इस तरीके से दूसरे रो को दूसरा कॉलम बना देते हैं। और अगर ऐसा करने से उस मैट्रिक्स पे कोई फ़र्क नहीं पड़ा, जैसे कि मैं अगर इसको लिखता हूँ तो हमने इसको ट्रांसपोज लिया लेकिन इस मैट्रिक्स पे कोई फ़र्क नहीं पड़ा, तो ए जो है वो सिमेट्रिक है। और अगर यहाँ से -1 कॉमन लेके हमारे पास ये ओरिजिनल मैट्रिक्स के बराबर है, यानी कि ए ट्रांसपोज -a के बराबर हो, तो फिर ये स्क्यू सिमेट्रिक है। तो स्क्यू सिमेट्रिक में हमें एक एक्स्ट्रा स्टेप ये करना पड़ता है कि ट्रांसपोज लेने के बाद हमें -1 भी कॉमन लेना होता है। अगर -1 कॉमन लिए बगैर वो ओरिजिनल मैट्रिक्स के बराबर आ जाए तब तो वो सिमेट्रिक है, लेकिन अगर -1 कॉमन लेना पड़े और फिर वो ओरिजिनल मैट्रिक्स के बराबर है तो फिर हम उसको स्क्यू सिमेट्रिक कहते हैं। तो ये कुछ बुनियादी बातें हैं जो कि हमें एक्सरसाइज 2.2 के स्टार्ट करने से पहले पता होनी चाहिए। उम्मीद है इनमें से कई बातें आपको पता भी होंगी।
और इसके साथ जो और कुछ चीज़ें हैं समझाने की, तो वो एक्सरसाइज के दौरान ही मैंने बताई हैं। इसमें जो है नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज को डिटेल में किया गया है।